first of all, I will go to the lecture slides uh, where we left last time. So there are one or two slides I will be covering, and then I'll be discussing about the examples. Okay, so I think we were around here, around here. Yes, we were around here where we unfortunately got our lecture disconnected. I think I will allow single person to respond me if it is okay. My voice is coming. You can see my slides. Just acknowledge me. So I should start explaining this slide. ठीक है, कोई भी एक आपसे मुझे सिर्फ एक्नॉलेज कर दे कि आप देख सकते हैं, स्लाइड्स भी देख सकते हैं और मेरी आवाज सर भी सुन विजिबल है, और विजिबल है, आपकी आवाज भी सही आ रही है सर। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं इसमें। ठीक है, तो बेटा ये लास्ट टाइम हमने इसी स्लाइड पे हमारी कनेक्टिविटी ख़राब हो गई थी अनफॉर्चुनेटली। यहीं से मैं थोड़ा सा इन 3-4 स्लाइड्स को एक्सप्लेन कर दूंगा बिकॉज दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स एंड देन वी विल गो टू विवाडो। अच्छा, अब लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि हमने कहा था कि हमारे पास दो इनिशियल ब्लॉक्स, दो टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स होते हैं बिहेवियरल मॉडलिंग में। इनिशियल ब्लॉक्स होते हैं और ऑलवेज ब्लॉक्स होते हैं। इनिशियल ब्लॉक की ये खासियत है कि वो उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो भी असाइनमेंट्स होती हैं, वो एक दफ़ा एग्जीक्यूट होती हैं। और जो ऑलवेज ब्लॉक में जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं वो हमेशा के लिए एग्जीक्यूट होती हैं जब तक उसको हम इंटरप्ट ना करें या उसको शट डाउन ना करें। ठीक है, दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इनिशियल ब्लॉक एंड ऑलवेज ब्लॉक। ठीक है, अब इनिशियल ब्लॉक में ये होता है कि इनिशियल ब्लॉक में हम ये सिंबल दे के उसको सिंक्रोनाइज कर देते हैं किसी भी कला के साथ। किसी कला की पॉजिटिव एज के साथ भी कर सकते हैं, नेगेटिव एज के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जब ब्रैकेट दे के हम इसमें ये लिख देते हैं कि पॉजिटिव एज क्लॉक, तो इसका ये मतलब होता है कि ये जो सारा इसका जो सबस्टेंस होगा इस ब्लॉक का, मतलब इसकी जो सारी इक्वेशंस हमने यहाँ लिखी होंगी वो सेंसिटिव हो जाएंगी इससे। मतलब जब ये इवेंट अकर होगा तो तब ये सारी एग्जीक्यूशन होगी। ठीक है, दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि ये सिंक्रोनाइज, इसकी जो एग्जीक्यूशन है वो इसके साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगी। जब ये पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक आएगी तभी जाके ये आएगी। ठीक है, सो मैं इसको जूम इसका ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि आई कांट सी which people are out of the discussion and out of the room. ओके। अच्छा, अब हम एग्जाम्पल को देखते हैं कि इस एग्जाम्पल में हम कहना क्या चाहते हैं, हम ये समझाना क्या चाहते हैं। हम ये समझाना चाहते हैं कि हमने ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स भी देखी, हमने नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स भी देखी। ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स में अगर सिर्फ सिंपल अल्फाज में कहा जाए कि ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स वो होती हैं जो उसी ब्लॉक के अंदर सीक्वेंस में या जिस ऑर्डर में वो लिखी हुई होती हैं उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होती हैं। और नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स वो होती हैं जो स्केड्यूल हो जाती हैं। स्केड्यूल हो जाती हैं इसका मतलब ये होता है कि उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो सारी पैरेलल रीड हो जाती हैं। ठीक है, जैसे ये राइट हैंड साइड है, ये इसकी राइट हैंड साइड है, ये इसकी राइट हैंड साइड है, तो ये सारी राइट हैंड साइड पैरेलली। ठीक है, आई एम इंसिस्टिंग ऑन पैरेलली। ठीक है, ये सारी पैरेलली एक ही वक्त पे सारी चीज़ें ये रीड हो जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप इसको स्केड्यूल करें या ना करें। इसकी जो असाइनमेंट है किसी दूसरे वेरिएबल के साथ या लेफ्ट हैंड साइड के साथ असाइनमेंट करते हैं, वो आप अपनी मर्जी से इसको स्केड्यूल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको कोई डिले दे सकते हैं, आप चाहें किसी इवेंट के साथ स्केड्यूल कर दें, आप चाहें स्केड्यूल ना करें, आप चाहें कि एक जैसे ही वो इवेल्युएट हो राइट हैंड साइड उसी वक्त वो उसको असाइन हो जाए, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फ़र्क है ब्लॉकिंग असाइनमेंट और नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट। ठीक है, थोड़ा सा मैं इस एग्जांपल को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने 3 वेरिएबल उठाए, एक का नाम है रेज 1, दूसरे का नाम है रेज 2, तीसरे का नाम है रेज 3। और ये ऑपरेटर ये शो करता है हमने नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स यूज़ किए। ठीक है, क्योंकि जब आपका लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर हो
इसका मतलब होता है नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स। ठीक है, उसके बाद हमने एक यूनिट डिले का डिले एक यूनिट का डिले दिया है। उसके बाद हमने कहा है कि जो इन वन की जो वैल्यू हो वो उसको असाइन होता है। ठीक, अब लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड पे क्या है, एक जगह पे इन वन की वैल्यू रीड कर रहे हैं, दूसरी जगह पे इन टू को और इन थ्री को जार कर रहे हैं, और उसके बाद थर्ड में हम फिर रेज वन की वैल्यू असाइन करते हैं रेज थ्री। ठीक है, अब होगा क्या इसमें, ये होगा कि जो भी राइट हैंड साइड है, सारी राइट हैंड साइड एक ही वक्त पे सारी रीड हो जाएगी। जो भी उसकी वैल्यूज होंगी, जो इन वन की वैल्यू होगी, जो इस सारी इक्वेशन की वैल्यू होगी, या जो रेज वन की वैल्यू होगी, उसी वक्त वो वैल्यू रीड होके एक टेम्पररी वेरिएबल में चली जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आपकी इक्वेशन देखेगी कि आपने स्केड्यूल कैसे किया हुआ है इसको। ठीक है, आपने स्केड्यूल किया हुआ है, एक यूनिट के बाद आपने कहा है कि ये असाइन हो जाए रेज वन को, तो एक यूनिट के बाद रेज वन को असाइन हो जाएगी। आपने यहाँ पे स्केड्यूल की हुई कि जब तक नेगेटिव एज ऑफ क्लॉक नहीं आती तब तक इसको वेट कराना है, जब नेगेटिव एज आ जाए तो फिर इसको असाइन कर देना है। ठीक है, आपने स्केड्यूल कर दिया, स्केड्यूल हो गई। जब ये इवेंट अकर होगा तो इसी इवेंट पे रेज टू को वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और थर्ड में क्या हो रहा है, थर्ड में आप कह रहे हैं कि रेज वन की वैल्यू रीड करो और रेज थ्री को असाइन कर दो एक यूनिट डिले के बाद। अब यहाँ पे सारी जो कहते हैं ना वो सारे पैसे इसी के हैं, सारे पैसे सारे स्लाइड का जो वर्थ है वो इस लाइन में, सारी स्लाइड को समझाने का जो क्रक्स है वो उसका मकसद है ये तीसरी लाइन में। अब तीसरी लाइन में ये होता है कि भाई रेज वन की तो दो वैल्यूज हैं, एक वो वैल्यू जो इसने इन वन से ली है, ठीक है, जो अपडेटेड वैल्यू है, जो रिसेंट वैल्यू है, और दूसरी वैल्यू जो उससे पहले की वैल्यू थी, जब उसने रेज वन को इन वन की वैल्यू असाइन नहीं होती, उससे पहले भी कोई वैल्यू होगी, तो अब इसको कौन सी वैल्यू असाइन होगी। ठीक है, ये मतलब क्वेश्चन है। सर एक इनिशियल वैल्यू जो हमने अपडेट करने से पहले या उसे मॉडिफाई करने से पहले रखी थी, एक वो हाँ, वैल्यू, और दूसरी जो हमने उसके वेरिएबल में वैल्यू पुट की। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, अब होता क्या है कि विवाडो में या डिजिटल सिस्टम्स में जब किसी भी वेरिएबल को आप वैल्यू इनिशियली असाइन नहीं करते, आपने अज्यूम किया आपने कोई भी रेज वन को इनिशियल वैल्यू नहीं दी, जब आप इनिशियल वैल्यू नहीं देते तो उसके पास जो वैल्यू आ जाती है वो डोंट केयर आ जाती है। ठीक है, जब आप सिमुलेशन चलाएंगे तो उसमें एक रेड रेड आ जाएगी। ठीक है, रेड लाइन आ जाएगी, और जब आप या इन एक्स वन, लिखा होगा। हाँ एक्स लिखा होगा, एग्जैक्टली एक्स लिखा होगा, और उसका कलर होगा, लाइन का कलर रेड हो जाएगा। इसका मतलब है कि डोंट केयर है, वी डोंट नो अबाउट वेदर इट इज जीरो और इट इज वन। ठीक है, और जब वन और जीरो होता है तो उसकी ग्रीन हो जाती है, वन की थोड़ी सी ज़्यादा ग्रीन हो जाती है, और उसकी थोड़ा सा लाइटर शेड होता है, जीरो का लाइटर शेड लाइटर ग्रीन होता है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि रेंज वन की उससे पहले इन वन की वैल्यू लेने से पहले भी कोई वैल्यू हो गई, लेट से डोंट केयर थी, हम नहीं जानते कौन सी वैल्यू थी, लेट से एक्स थी। अब रेंज थ्री को कौन सी वैल्यू जाएगी, क्या इन वन वाली वैल्यू जाएगी, क्या रेंज वन की जो एक्स वैल्यू थी, डोंट केयर वैल्यू थी, वो इसको जाएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये सारी वैल्यूज एक ही वक्त रीड हो चुकी थी, जब तक ये असाइन भी नहीं हुई थी उससे पहले हमने सारी वैल्यूज रीड कर ली थी। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमने रेंज वन की भी प्रीवियस वैल्यू रीड कर ली थी, और रीड करने से बाद में हमने रेंज वन को ये वैल्यू असाइन की है, तो इसके पास कौन सी वैल्यू होगी टेम्पररी वेरिएबल में, टेम्पररी वेरिएबल में रेंज वन की पुरानी वैल्यू पड़ी होगी जो रेंज थ्री को चली जाएगी। ठीक है, अगर इसी जगह हम ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स यूज कर रहे होते, अगर लेस देन उठा दें, लेस देन रिमूव कर दें और सिर्फ इक्वल टू लिख दें, तो उसमें क्या होता, उसमें ये होता है कि ये सीक्वेंशियल हो जाती है। सीक्वेंशियल में क्या होगा भाई, पहले टाइम यूनिट में इन वन रेज वन को असाइन होती, दूसरे टाइम यूनिट में फिर रेज थ्री रेज वन को असाइन एग्जैक्टली होती। तो रेज थ्री को जो वैल्यू असाइन हो जाती वो इन वन की वैल्यू असाइन हो जाती जो अपडेटेड वैल्यू थी। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है इसका ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स का और नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स का। ठीक है, तो अभी एग्जांपल करें, और इसकी नॉन ब्लॉकिंग की ये देख लें कि नॉन ब्लॉकिंग जो भी हम ये शिफ्ट रजिस्टर्स डिज़ाइन करेंगे, जो भी हम सीक्वेंशियल सर्किट्स डिज़ाइन करेंगे, उसमें मोस्टली नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स यूज। ठीक है, और जब हम इनिशियल स्टेटमेंट और सिमुलेशन में इनिशियल ब्लॉक यूज़ करेंगे, उसमें हम देखेंगे उसमें हम ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स यूज़ करते हैं।
जब वैल्यूज इनिशियलाइज करते हैं कि भाई इतने डिले के बाद ये वैल्यू कर दो, इतने डिले के बाद ये वैल्यू कर दो, जो हमने टेस्ट बेंच बनाई थी गेट लेवल मॉडलिंग में, आपने देखा होगा डेटा फ्लो में हमने जो भी टेस्ट बेंचेस बनाई थी, तो उसमें हम सारी ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स इक्वल टू ऑपरेटर यूज करते थे। ठीक है, वो सारी सिमुलेशन में या इनिशियल ब्लॉक यूज करते थे। ठीक है, जब भी हम एक्चुअल हार्डवेयर बनाएंगे, जैसे फ्लिप फ्लॉप्स बनाएंगे, जैसे रजिस्टर्स बनाएंगे, जैसे उससे बड़े सर्किट्स बनाएंगे, उसमें मोस्टली हम क्या करते हैं, हम नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स, वो वैसे भी डिपेंड करता है लॉजिक में, मोस्टली हमारा लॉजिक नॉन ब्लॉकिंग को ही फॉलो करता है। ठीक है, एक एग्जांपल करेंगे फिर बात समझ में आ जाएगी। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। अच्छा, ये क्या कह रही है, ये स्लाइड ये कह रही है कि भाई इसी पूरे एग्जाम्पल को आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि समझाने के लिए कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है जिसको ये कह रहे हैं कि ये इलस्ट्रेशन 1 है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि एक ऑलवेज ब्लॉक है जो सिंक्रोनाइज्ड है पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक से, और बी की वैल्यू ए को असाइन हो रही है, और दूसरा ऑलवेज ब्लॉक है उसमें ए की वैल्यू बी को असाइन हो रही है। ठीक है, ये हमने ब्लॉकिंग असाइनमेंट से बना लिया है, और वही वही एग्जैक्टली सेम हमने प्रोग्रामिंग की और सिर्फ उसकी नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेटर को यूज कर लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसका रिस्पांस क्या आएगा और इसका रिस्पांस क्या आएगा। ठीक है, अच्छा उससे पहले ये हम देखें कि हम करना क्या चाहते हैं। हम करना ये चाहते हैं कि हम स्वैप करना चाहते हैं। ठीक है, वैल्यूज को आपस में स्वैप करना चाहते हैं। हम चाहते हैं बी की वैल्यू ए में चली जाए और ए की वैल्यू बी में चली जाए, ये हमारा गोल है। अब हम देखते हैं कि ये हमने अगर गोल अचीव करना है तो हमने ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स यूज करनी है या नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स यूज करनी है, कौन सी ज्यादा ज्यादा तो नहीं, मतलब कौन सी यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर, कौन सी असाइनमेंट स्टेटमेंट काम आएगी, ब्लॉकिंग काम आएगी या नॉन। जब हमें स्वैपिंग करनी है, वैल्यूज की स्वैपिंग आपने पढ़ी होगी, सी में भी पढ़ी होगी, जावा में भी पढ़ी होगी, हमें सर ब्लॉकिंग, सॉरी सर ब्लॉकिंग काम आएगा यहाँ पे, हाँ ब्लॉकिंग काम आएगी। ठीक है, क्योंकि हर एज पे जो है हाँ, स्वैपिंग होगी ना, पहले पॉजिटिव एज पे ए की बी को चली जाएगी, जब दूसरा आएगा तो बी की ए को चली जाएगी। नहीं ये दोनों एक ही पॉजिटिव एज पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये अलग अलग पॉजिटिव एज पे काम नहीं कर रहे, ये देख लें। ठीक है, तो इसमें आप ये सही कह रहे हैं कि ये ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स यूज होगी, क्योंकि जब आप नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स यूज करेंगे, सॉरी यहाँ पे नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट यूज होगी जब आप ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स, जो इलस्ट्रेशन 1 की मैं बात कर रहा हूँ, ओके, जब मैं इलस्ट्रेशन 1 की बात कर रहा हूँ, इसमें क्या होगा, क्योंकि ये ब्लॉकिंग स्टेटमेंट्स हैं, तो बी की वैल्यू ए को चली जाएगी, और जब ए की वैल्यू असाइन करनी होगी बी को, तो वो उसकी जो लेटेस्ट वैल्यू होगी वो इसको चली जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि बी की वैल्यू बी के पास चली जाएगी और ए की वैल्यू ए के पास फिर बी की वैल्यू चली गई, तो ये स्वैपिंग नहीं हुई। ठीक है, बी की वैल्यू अगर ए के पास चली जाए और बी के पास फिर भी बी की वैल्यू चली जाए, तो ये स्वैपिंग नहीं हुई। स्वैपिंग तब होती है जब ए के पास बी की और बी के पास ए की वैल्यू चली जाए। ठीक है, जब आप ये ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स यूज करेंगे तो होगा क्या, बी की वैल्यू ए के पास चली जाएगी और अब इस ए के पास नई वैल्यू होगी, पुरानी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि हम ब्लॉकिंग ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं। तो नई वैल्यू इसके पास चली जाएगी, तो इसके बी के पास कौन सी वैल्यू आई, ए की नहीं आई, बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन 2 में देखते हैं, इलस्ट्रेशन 2 में क्या होगा। देखें, इलस्ट्रेशन 2 में हमने नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेटर यूज किया है। नॉन ब्लॉकिंग में हम एक छोटी सी बात अज्यूम करते हैं, वो समझने में बड़ी हेल्प करती है। वो ये अज्यूम करते हैं कि जो भी हमारी राइट हैंड साइड्स होती हैं वो पहले रीड हो जाती हैं असाइनमेंट से पहले। ठीक है, तो राइट हैंड साइड्स रीड हो जाएंगी, बी की वैल्यू रीड हो जाएगी, ए की वैल्यू भी रीड हो जाएगी। जैसे ही पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक आएगी तो बी की वैल्यू ए के पास चली जाएगी। ठीक है, और ए की पुरानी वैल्यू जो हमने पहले ही रीड कर ली थी, अब तक ए के पास वैल्यू अपडेट भी नहीं हुई थी, हमने ए की पुरानी वैल्यू रीड कर ली थी, तो वो पुरानी वैल्यू किसके पास चली जाएगी, जब क्लॉक आएगी तो बी के पास चली जाएगी। स्वैपिंग हो गई। तो यहाँ पे देखें आप, स्वैपिंग हो रही है, यहाँ पे स्वैपिंग नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बी की वैल्यू ए के पास जा रही है और फिर बी के पास फिर वही ए की वैल्यू, ए के पास जो बी की वैल्यू थी वही बी के पास जा रही है, मतलब बी को अपनी वैल्यू फिर से मिल रही है।
तो स्वैपिंग नहीं हो रही। तो स्वैपिंग इज ऑलवेज पॉसिबल इन नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स, ठीक है। तो नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स में दो चीजें होती हैं, एक होती है कंकरेंट डेटा ट्रांसफर और दूसरी स्वैपिंग पॉसिबल होती है, ठीक है। अगर आप शिफ्ट रजिस्टर को थोड़ा सा जहन में रखें तो शिफ्ट रजिस्टर भी यही करते हैं, ठीक है, स्वैपिंग करते हैं। एक शिफ्ट रजिस्टर एक फ्लिप फ्लॉप दूसरी फ्लिप फ्लॉप को वैल्यू पास करता है, दूसरा तीसरे को पास करता है, तीसरा चौथे को पास करता है, तो उसमें भी वैल्यूज ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। सेम एग्जांपल है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। सो दिस बुक इज सेइंग दिस वैल्यूज ऑफ रजिस्टर्स ए एंड बी विल नॉट बी स्वैप्ड, instead both registers will get the same value, previous value of every burst on the Verilog simulator implementation, ठीक है। अब उनके पास स्वैपिंग नहीं होगी, अब उनके पास ए के पास ए की वैल्यू जाएगी या बी के पास बी की जाएगी या ए के पास ए की जाएगी बी के पास बी ए की जाएगी, वो सिमुलेटर पे डिपेंड करता है, स्वैपिंग नहीं होगी, ठीक है। स्वैपिंग तब होगी जब हम लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर यूज करेंगे। लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर का क्या नाम है, उसको क्या कहते हैं, नॉन ब्लॉकिंग, नाम। ठीक है, सादी सी चीज है। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, एक और केस पढ़ते हैं, ठीक है। ये वही चीज है, इनमें थोड़ा सा ब्रेकडाउन मैंने समझाया कि अब जब भी नॉन ब्लॉकिंग का जहन में रखें तो इसमें कहें कि भाई नॉन ब्लॉकिंग के दो ऑपरेशन होते हैं, नॉन ब्लॉकिंग के अंदर दो ऑपरेशन होते हैं, एक होता है रीड ऑपरेशन, दूसरा होता है राइट ऑपरेशन, ठीक है। रीड ऑपरेशन में क्या हो जाता है, वैल्यूज रीड होके टेम्पररी वेरिएबल्स में चली जाती हैं और फिर जैसे ही क्लॉक आती है फिर टेम्पररी वैल्यूज की, टेम्पररी जो रजिस्टर में हमने वैल्यूज रखी हुई थी वो असाइन हो जाती हैं एक्चुअल वेरिएबल्स, ठीक है। ये जो एक्सप्लेन हमने किया है ये उसी की स्लाइड है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट स्लाइड, ठीक है, मेरे ख्याल में एक और स्लाइड भी, इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि भाई एक ग्रीन है, ग्रीन में हम ब्लॉकिंग ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं और दूसरा जो है उसमें नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं, हमने कुछ इक्वेशंस इम्प्लीमेंट की हुई हैं, x इज इक्वल टू ए आर बी और y इज इक्वल टू एज आर बी एंड सी और z इज इक्वल टू बी, और ये सेम इक्वेशंस है, दोनों में यूज़ की, ठीक है। अब पहली वाली में हमने ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स यूज़ की, दूसरी वाली में, अब इसमें फ़र्क क्या है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखें ऊपर वाले में हमने क्या किया है कि हमने सारे को ग्रीन किया हुआ है, इसका क्या मकसद है, इसका ये मकसद है कि ये सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट हो रही हैं, पहले ये एग्जीक्यूट होगी फिर ये एग्जीक्यूट होगी उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये सारी एग्जीक्यूट हो जाएगी उसके बाद दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी, सिमुलेटर दूसरी लाइन पे जाएगा, जब दूसरी लाइन फिनिश हो जाएगी फिर तीसरी लाइन पे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये लाइन फिनिश हो रही है, ये लाइन फिनिश हो रही है, ये लाइन फिनिश, ये तीनों लाइनें साइमल्टेनियसली फिनिश हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद असाइनमेंट हो रही है। ये रेड का क्या मतलब है, रेड का मतलब है कि ये सारी पहले रीड हो जाएंगी, ठीक है, उसके बाद इसको असाइन होगी लेफ्ट हैंड साइड पर, ठीक है। First evaluate this and then assign these values to the xyz, ठीक है। So this is the basic difference between blocking and non-blocking assignment, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई ब्लॉकिंग कहाँ पे यूज होती है, नॉन ब्लॉकिंग कहाँ पे यूज होती है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि फॉर डिजिटल डिजाइन यूज ऑफ नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स इन प्लेस ऑफ ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स हाईली रिकमेंडेड प्लेसेस वेयर कंकरेंट डेटा ट्रांसफर टेक्स प्लेस आफ्टर ए कॉमन, ठीक है। पहली एप्लीकेशन उन्होंने बताया कि जहाँ पे भी कंकरेंट डेटा ट्रांसफर हो तो वहाँ पे हमने नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स यूज किया। अब कंकरेंट लव्स की कोई मुझे मतलब बताएगा, कंकरेंट लव्स का क्या मतलब है? सर पैरेलल, सर एक साथ सर, एक साथ, वेरी गुड वेरी गुड। कंकरेंट का मैं एक मिसाल देता हूँ, आप समझ जाएंगे, ठीक है। आपने पढ़ा होगा डीएलडी में पढ़ा होगा शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है। शिफ्ट रजिस्टर में क्या होता है, कंकरेंट डेटा ट्रांसफर होता है। कंकरेंट कैसे होता है, पहला फ्लिप फ्लॉप दूसरे फ्लिप फ्लॉप को डेटा दे रहा होता है और उसी वक्त दूसरे वाला तीसरे को भी डेटा शेयर कर रहा होता है, ठीक है, फीड कर रहा होता है, और फिर तीसरा फ्लिप फ्लॉप चौथे को डेटा फीड कर रहा होता है। वो सारे डेटा साइमल्टेनियसली डेटा ले भी रहे होते हैं, डेटा दे भी रहे होते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कंकरेंट डेटा ट्रांसफर, ठीक है। when where concurrent data transfer takes place after a common event, after a common event का क्या मतलब है, मतलब किसी इवेंट के साथ आपने उसको सेम एज सिंक्रोनाइज, पर जैसे पॉजिटिव एज पे या नेगेटिव एज पे एक एज पे। वेरी गुड यस,
वेरी गुड, किसी के साथ हमने इसको सिंक्रोनाइज कर दिया, किसी इवेंट के साथ, ठीक है। मोस्टली हम कला के साथ सिंक्रोनाइज कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहते हैं कि नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली टू मॉडल कंकरेंट डेटा ट्रांसफर बिकॉज द फाइनल रिजल्ट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द ऑर्डर इन व्हिच असाइनमेंट्स आर, ठीक है। टिपिकल एप्लीकेशंस क्या हैं, पाइपलाइन मॉडलिंग भी है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डेटा ट्रांसफर भी है। On the downside, non-blocking assignment can potentially cause degradation similar to performance and increase। ठीक है, ये हमारा मसला नहीं है। ये कहता है कि भाई नॉन ब्लॉकिंग क्या करती हैं, उसमें मेमोरी यूजेज बढ़ा देती हैं। डेफिनेटली बढ़ाएंगी, क्योंकि हमने अगर चीज़ ही वही डिज़ाइन करनी है तो हम नॉन ब्लॉकिंग को यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, सो आई होप यू कैन सी विवाडो स्क्रीन नाउ। नजर आ रही है? यस सर, यस सर। यस सर। हाँ, अच्छा, जब हम सीक्वेंशियल सर्किट्स की बात करते हैं तो हमने देखें प्रोग्रामिंग वेरिला की थोड़ी सी ना सिंटेक्स भी देख लिया है, थोड़ा सा सिमेंटेक्स भी देख लिया है, थोड़ी उसकी बैकग्राउंड भी देख ली है कि भाई कौन से ब्लॉक होते हैं, कौन से असाइनमेंट्स ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। अब आते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं। सिंपलेस्ट एग्जांपल इज डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। अब डी फ्लिप फ्लॉप आप सबको पता है क्या करता है। डी फ्लिप फ्लॉप ये करता है कि डी फ्लिप फ्लॉप इज ए सिंक्रोनाइज्ड सर्किट, तो वो किसी न किसी चीज़ से सिंक्रोनाइज्ड होगा, वो क्लॉक से सिंक्रोनाइज्ड हो सकता है, तो अज्यूम करें वो क्लॉक से सिंक्रोनाइज्ड है, ठीक है। तो आपको पता है सीक्वेंशियल सर्किट्स आर एज सेंसिटिव, दे आर नॉट लेवल सेंसिटिव, तो वो क्लॉक की भी किसी एज के साथ सेंसिटिव होगा, या पॉजिटिव एज के साथ सेंसिटिव होगा या नेगेटिव एज के साथ सेंसिटिव होगा, ठीक है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि भाई पॉजिटिव एज के साथ सेंसिटिव, ठीक है। ये तो हो गई सीक्वेंशियल सर्किट की जनरल इंफॉर्मेशन। अब आते हैं डी फ्लिप फ्लॉप की इंफॉर्मेशन पे। अब डी फ्लिप फ्लॉप क्या करता है? डी फ्लिप फ्लॉप ये करता है कि जैसे ही उसको पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक आएगी तो वो इनपुट से वैल्यू सैंपल करेगा और आउटपुट पे अपडेट कर देगा, राइट। राइट सर। ओके, तो वेरी सिंपल, ठीक है। इनपुट पे जो वैल्यू आएगी उसको सैंपल करेगा। सैंपल का क्या मतलब है? सैंपल करेगा उसका मतलब उसको रिसीव करेगा, उसको कैच करेगा और वही वैल्यू उसी टाइम पे आउटपुट पे अपडेट कर देगा, ठीक है। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। सो डी फ्लिप फ्लॉप इज अ मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। It will retain that value until the next edge of the clock, ठीक है। until the next positive edge of the clock it will retain that value, that's why it is called memory device or memory component flip flop, क्योंकि वो वैल्यू एक पीरियड के लिए रिटेन करता है। कॉम्बिनेशन सर्किट्स रिटेन नहीं करते, ठीक है। चाहे आप इनपुट निकाल दें फिर भी आपको आउटपुट पे वो वैल्यू एक पीरियड के लिए वो वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं, जब हम समझ गए अब बात करते हैं कि ये डिज़ाइन कैसे होगा, ठीक है। हमने एज्यूम किया कि भाई एक डी फ्लिप फ्लॉप है, उसको हम क्लॉक इनपुट दे रहे हैं, उसको डी इनपुट दे रहे हैं और क्यू उसका आउटपुट है, ठीक है। और उसको हमने इनिशलाइज किया कि भाई इनपुट उसका क्लॉक होना चाहिए और उसका वायर होना चाहिए। डेफिनेटली इनपुट सारे वायर्स होते हैं, हम लिखें या ना लिखें बाय डिफ़ॉल्ट वायर होते हैं, ठीक है। दूसरा इनपुट हमने डी इनिशलाइज किया, बोथ आर सिंगल बिट इनपुट्स, ओके। इट इज ए सिंगल डी फ्लिप फ्लॉप, सिंगल बिट डी फ्लिप फ्लॉप, दैट्स व्हाई सिंगल बिट इनपुट्स, ठीक है। और उसके बाद आउटपुट, ये चीज़ हमेशा याद रखें, मैं यहाँ पे कमेंट भी कर देता हूँ और आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। इन बिहेवियरल मॉडलिंग, ठीक है, इन बिहेवियरल मॉडलिंग जो आउटपुट होगा वो हमेशा रेज होगा, ठीक है। आउटपुट मस्ट बी रेज टाइप। कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं, गेट लेवल मॉडलिंग की बात कर रहे हैं, आप डेटा फ्लो की मॉडलिंग की बात कर रहे हैं, मतलब आप कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं। जब आप कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं आउटपुट आपका हमेशा वायर होता है, इनपुट भी वायर होता है, ठीक है। मैं हार्डवेयर की बात कर रहा हूँ, सिमुलेशन को छोड़ दें अभी, ठीक है। हार्डवेयर की बात कर रहा हूँ। हार्डवेयर कॉम्बिनेशनल सर्किट है, आउटपुट वायर होगा, इनपुट भी वायर होगा। अगर आप सीक्वेंशियल सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं तो इनपुट फिर भी वायर ही रहेगा मगर आउटपुट रेज हो जाएगा, ठीक है। दैट मस्ट बी क्लियर नाउ। सो आउटपुट इज रेज। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने एक ऑलवेज ब्लॉक उठाया, उस ऑलवेज ब्लॉक में हमने इस ऑलवेज ब्लॉक को सिंक्रोनाइज करना है तो हमने सिंक्रोनाइज कर दिया है, सेंसिटिव कर दिया है
with this sensitivity list positive edge of the clock। ठीक है, ये @ देना ज़रूरी होता है। उसके बाद हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखी और इक्वेशन लिखा कि आफ्टर एवरी पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक the value of the d should be assigned to the q। ठीक है, और हमने ऑपरेटर कौन सा यूज किया है? हमने ऑपरेटर यूज किया है नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेटर। व्हाई वी हैव यूज्ड नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेटर? Because in digital circuits we always use non blocking operators। This is the first justification। Second justification is if you go through the operation of the D flip flop, it follows non blocking operator operation, it doesn't follow blocking operator operation। I will explain in another lecture। ठीक है, क्यों हमने नॉन ब्लॉकिंग यूज किया है, ब्लॉकिंग क्यों नहीं यूज किया। एक जस्टिफिकेशन ये है कि हम सीक्वेंस सर्किट्स में नॉन ब्लॉकिंग। दूसरी जस्टिफिकेशन मैं आपको समझाऊंगा कि अगर हम यहाँ पे ब्लॉकिंग यूज करें तो क्या होगा। ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट इक्वेशन। वी हैव टू इम्प्लीमेंट डी की वैल्यू क्यू के पास अपडेट हो रही है ऑन एवरी सिंक्रोनाइजिंग एज ऑफ द क्लॉक। उसके बाद हमने इसकी ट्रुथ टेबल बनाई है। ठीक है, ट्रुथ टेबल सॉरी टेस्ट बेंच बनाई है। टेस्ट बेंच में क्या किया है, जो इनपुट थे वो हमने रेज कर दिए, जो आउटपुट था हमने उसको वायर कर दिया। सेम इनिशियलाइजेशन कराई कि भाई कला की इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए, कला की भाई इनिशियल वैल्यू ये होनी चाहिए। उसके बाद एक क्लॉक जनरेट की। क्लॉक का जो हाफ पीरियड है वो है 10 नैनो सेकेंड। ठीक है, तो फुल पीरियड कितना होगा? फुल पीरियड होगा 20 नैनो सेकेंड्स। ठीक है, सो 20 नैनो सेकेंड्स का अगर हम रेसिप्रोकल कैलकुलेट करें तो उसकी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? आपके पास क्वेश्चन भी आया होगा, ये 50 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, सो ये हो जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि जब हमने इनपुट सिग्नल अप्लाई किए हैं इस डी फ्लिप फ्लॉप को इनिशियल ब्लॉक यूज़ करके, हमने एक नई टेक्निक यूज़ की है इसको इनपुट अप्लाई करने की। ठीक है, ये हमने पहले कभी नहीं यूज़ की। इसमें हम क्या करना चाहते हैं, हम इसको डी फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक अप्लाई करना चाहते हैं और उसको हम डी इनपुट अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, दो इसके इनपुट्स हैं, दोनों अप्लाई करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आउटपुट पे ये कैसे रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो डी इनपुट हम मुख्तलिफ डी इनपुट अप्लाई करना चाहते हैं। पहले 0 करना चाहते हैं, फिर 1 करना चाहते हैं, फिर 0, फिर 1। हम वैरायटी देना चाहते हैं कि टेस्ट करना चाहते हैं कि ये काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, अब हमने ये क्या लिखा, ये कौन सी बला है, ये हमने पहले कभी नहीं लिखी। हम पहले क्या लिखते थे, यहाँ पे लिखते थे भाई *10 *20 10 10 10 10 के बाद हम वैल्यू चेंज कर देते। यहाँ पे एक नई बला हमने लिख दी है कि भाई ये @ नेगेटिव एज और क्लॉक। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमने इस चीज़ की असाइनमेंट को उस बीच में एक डिले दे दिया है। ठीक है, हमने डिले क्या दिया है कि हमने कहा है कि जब तक नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक नहीं आती तब तक ये वैल्यू असाइन नहीं करनी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये वेट करेगा नेगेटिव एज ऑफ क्लॉक के लिए। नेगेटिव एज ऑफ क्लॉक आ जाएगी, उसके बाद ये वैल्यू असाइन हो जाएगी। फिर दूसरी नेगेटिव एज ऑफ क्लॉक आएगी, फिर ये वैल्यू असाइन हो जाएगी। फिर तीसरी नेगेटिव पे ये वैल्यू डी को असाइन हो जाएगी, फिर इसके बाद ये असाइन। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, ठीक है, इसको हमने कॉल किया, कॉल कहें या इंस्टेंशिएट कहें, जो हमारा हार्डवेयर है। ठीक है, उसको हमने इंस्टेंशिएट किया और हमने यहाँ पे इसको स्टॉप कर दिया और सिमुलेशन को हाल्ट कर दिया। ठीक है, हाल्ट मतलब इंटरप्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं दूसरे को ख़त्म कर देता हूँ, ये जो है इसको ओके। So let's run the simulation. I hope waveforms are clear now. Okay, so look at these waveforms, look at these timings. So this is clock we have generated. So we set our clock with a period of 20 nanoseconds. So from here to here it is again 20 nanoseconds. So correct. Look at the D. So for until unless there is a first negative edge, there is a no value. When there is a no value, by default value is x or don't care value. ठीक, so first negative edge is coming
value is changed to 0. Second negative edge is coming, value is changed to 1. Third negative edge is coming, value is changed to 0. So it follows the profile we have set in our simulation. So D is right. Look at the Q. Q will be defined by the hardware we have designed. So as we know that there's a D flip-flop, and D flip-flop is supposed to sample the input value to the output. It sample the input value and update the output value at every positive edge of the clock. So this is the positive edge of the clock. It takes input value. What was the input value at that time? Input value was 0. So output value is changed to 0 at the exact positive edge of the clock. Let's look at the second positive edge of the clock. When the second positive edge of the clock comes, it looks at the input value. Input value is 1, so it changes the output value to 1. Okay, so it follows the same principle here. It follows the same principle, D flip-flop principle. It follows the same principle here. Okay, so the one thing which is very, very important to understand here, which is that if you look at the input was changed half cycle before the positive edge. This is the positive edge. Input was changed half cycle before that. Okay, but output was not changed until there is a positive edge of the clock. इनपुट पहले से ही चेंज हो गया था और इनपुट अवेलेबल था, मगर वो आउटपुट पे अपडेट तब नहीं हो सकता, वो सैंपल तभी तक नहीं हो सकता जब उसके पास डी फ्लिप फ्लॉप को सिंक्रोनाइजिंग सिग्नल नहीं मिल रहा. जब तक उसके पास पॉजिटिव एज नहीं आ रही तब तक आउटपुट अपडेट नहीं हो रहा. जैसे ही पॉजिटिव एज आती है सर अपडेट कर देता है. जी जी सर, इस चीज को हम इस तरह कैटेगरी कह सकते हैं कि वैल्यू ऑलरेडी असाइन हो जाती है, लेकिन वो उस वक्त तक उसे शो नहीं करता जब तक उसे पॉजिटिव एज ना मिले. इज दैट यही सेंस बन रहा है इस इंस्ट्रक्शन का? इसमें अगर आप देखें ना, यहाँ पे देखें तो वैल्यूज देखें, ये जो इसमें मैंने कहा ना, इसमें 2 ऑपरेशन होते हैं. ठीक है, नॉन ब्लॉकिंग में एक ऑपरेशन होता है रीडिंग ऑपरेशन. ठीक है, डी की वैल्यू रीड की हमने, और दूसरा ऑपरेशन होता है वही वैल्यू हमने इसको राइट कर दी, क्यू को राइट कर दी. यस सर. अब ये दोनों ऑपरेशन जो होते हैं वो सिंक्रोनाइज्ड होते हैं क्लॉक के साथ. जब तक पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक नहीं आएगी दोनों ऑपरेशन नहीं होंगे, ना रीड ऑपरेशन होगा ना राइट ऑपरेशन होगा. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इट विल वेट फॉर द पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक टू एग्जीक्यूट दिस होल लाइन. सारी लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए इसको वेट करना पड़ता है पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक के लिए, तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा. ठीक है सर. ओके, सो दैट्स द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप. जब आपने ये एग्जांपल समझ लिया तो उसके बाद सारे एग्जांपल क्या हैं, बहुत ही आसान एग्जांपल. ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था. तो अच्छा, मैं एक और काम की बात आप सबको बता दूं कि फॉर द रेस्ट ऑफ द क्लासेस मोस्टली we will be following another book. ठीक है, जो आपके पास दूसरा बुक होगा FPGA प्रोटोटाइपिंग. एक दूसरा बुक है आपके पास FPGA प्रोटोटाइपिंग, मैंने आपको दिया था, उसका मैं चैप्टर भी आपको बता देता हूँ, हम वो फॉलो करेंगे. ओके, ये बुक है FPGA प्रोटोटाइपिंग बाय वेरिलॉग एग्जांपल्स, यूजिंग वेरिलॉग एग्जांपल्स. ठीक है, ये हमने वहाँ पे हमने शेयर की हुई है. ठीक है, अब इसमें हमने एक सिंपल एग्जांपल कर लिया है. ठीक है, अब उसके बाद एक दूसरा एग्जांपल है. ठीक है, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ. ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है इसमें, ये होता है कि हमारे पास कई सिग्नल्स होते हैं जो मेन सिग्नल्स होते हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स में. जैसे क्लॉक जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्नल है. ठीक है, क्लॉक के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्नल होता है वो होता है रीसेट का सिग्नल. ठीक है, ये चीज़ आप समझ लें, एक एग्जांपल समझ लें, हम क्लास यहाँ पे ख़त्म कर देंगे. ठीक है, क्लॉक का मैंने कह दिया है कि भाई क्लॉक या तो पॉजिटिव एज पे हम सेट करते हैं या नेगेटिव एज पे सेट करते हैं, क्योंकि हमारे सीक्वेंशियल सर्किट्स एज सेंसिटिव है, लेवल सेंसिटिव सर्किट्स नहीं है. ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नल इन सीक्वेंशियल सर्किट डिज़ाइन. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नल इज रीसेट सिग्नल. ठीक है, किसी भी हम आईसी लेते हैं, अगर फ्लिप फ्लॉप की आईसी ले लें हम रजिस्टर के, उसमें सब में आपने देखा होगा कि रीसेट की पिन ज़रूर होगी.
ठीक है, आप रीसेट करना चाहते हैं, आपकी फॉर एग्जांपल काउंटर है आपका 6 बिट का काउंटर है, 12 बिट का काउंटर है, चलता जा रहा है चलता जा रहा है, आप चाहते हैं कि अब बस इसको मुझे रीसेट करना है, तो उसके पास रीसेट की पिन होती है, उसको आप एक्टिवेट करते हैं तो फिर 0 से शुरू हो जाता है काउंटर। कोई भी ऑपरेशन हो उसको हम रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें काम की बात क्या है, ये तो सबको पता है कि भाई एक रीसेट होता है, ठीक है, आपने डीएलडी में पढ़ा है। इसमें काम की बात यह है कि रीसेट दो किस्म के होते हैं, एक होता है असिंक्रोनियस रीसेट और दूसरा होता है सिंक्रोनियस रीसेट, ठीक है। अब सिंक्रोनियस रीसेट क्या होता है, असिंक्रोनियस रीसेट क्या होता है, ठीक है। अब सिंक्रोनियस रीसेट उस चीज़ को कहते हैं कि जब आपका जो ऑलवेज ब्लॉक के अंदर जो भी इक्वेशंस इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि भाई मेरे ऑलवेज ब्लॉक के अंदर ये इक्वेशन इम्प्लीमेंट थी जो मैंने पहले किया, ठीक है, ये मेरी इक्वेशन थी और मैंने ये ऑलवेज ब्लॉक के अंदर इम्प्लीमेंट की हुई थी। अब मेरी ये जो इक्वेशन है ये किसके साथ सिंक्रोनाइज्ड है, अभी किसके साथ सिंक्रोनाइज्ड है, पॉजिटिव एज के साथ सर। पॉजिटिव एज के साथ, पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक के साथ, ठीक है। ओके अब सर। मैं चाहूँ तो ये जो सिंक्रोनाइजेशन है, सॉरी मैं इस पूरे इक्वेशंस को मैं चाहूँ तो रीसेट के साथ भी सिंक्रोनाइज कर सकता हूँ और मैं चाहूँ तो इस रीसेट के साथ सिंक्रोनाइज ना करूँ, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, मैं इस रीसेट के साथ सिंक्रोनाइज कर दूं, पहले मैं बात करते हैं कि रीसेट के साथ सिंक्रोनाइज कर दूं। जब मैं इसको इसी इक्वेशन को रीसेट के साथ सिंक्रोनाइज कर दूंगा तो फिर वो रीसेट के साथ जब सिंक्रोनाइज हो जाएगी तो जैसे ही वो रीसेट की वैल्यू आ जाएगी, जब वो रीसेट की वैल्यू आ जाएगी तो वो ये क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन होता है कि मैं इसको रीसेट को असिंक्रोनियस कर दूं। असिंक्रोनस में क्या होगा कि खुद रीसेट सिंक्रोनाइज हो जाएगी क्लॉक के साथ, ठीक है। रीसेट इंडिपेंडेंट नहीं होगी, वो क्लॉक को फॉलो करेगी, जैसे ही क्लॉक की पॉजिटिव एज आएगी फिर रीसेट की वैल्यू चेक होगी, जब रीसेट एक्टिवेट होगा फिर जाके ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इस एग्जांपल को देखते हैं, बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब हमने एक एग्जांपल किया है असिंक्रोनस रीसेट का, ठीक है। असिंक्रोनस रीसेट का मतलब ये है कि हमने कहा है कि भाई यहाँ पे ये जो रीसेट है ये सिंक्रोनियस रीसेट नहीं है, ये असिंक्रोनियस, ठीक है। अब सिंक्रोनियस नहीं है इसका क्या मतलब है, सिंक्रोनियस नहीं है इसका मतलब है कि ये क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, ठीक है। ये क्लॉक को फॉलो नहीं करेगी, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये खुद जब हमने रीसेट को इस सेंसिटिविटी लिस्ट के अंदर ही कामा लगा के इसमें हमने लिख दिया तो ये खुद इंडिपेंडेंट हो गई, तो ये क्लॉक को नहीं फॉलो करेगी, क्लॉक की पॉजिटिव आ रही है या नहीं आ रही, ये खुद इंडिपेंडेंट हो जाएगी, ठीक है। हमने कहा है कि पॉजिटिव एज पे रीसेट हो जाए, तो जैसे ही ये पॉजिटिव आएगी, रीसेट पॉजिटिव होगी तो क्यू क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। रीसेट का क्या मतलब है, मतलब क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, उसकी जो भी वैल्यू होगी उस वक्त 0 होगी, 1 होगी, जो भी होगी, चाहे वो डोंट केयर हो, उस वक्त वो जब रीसेट एक्टिवेट होगा, रीसेट एक्टिवेट कब होगा, हमने कहा है कि रीसेट भाई पॉजिटिव एज पे एक्टिवेट हो जाए, तो जैसे ही पॉजिटिव एज आएगी, जैसे ही रीसेट पॉजिटिव होगा मतलब 1 होगा तो क्यू की वैल्यू 0 पे तब्दील हो जाएगी। एल्स क्या होगा, जब रीसेट एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है, रीसेट एक्टिवेट नहीं होगा, हमने रीसेट का बटन ही नहीं प्रेस किया, तो क्या होगा, जैसे ही डी फ्लिप फ्लॉप का यूजुअल ऑपरेशन होता है वही होता रहेगा, डी की वैल्यू क्यू के पास जाती रहेगी, जो भी नई डी की वैल्यू आएगी वो क्यू के पास चली जाएगी, नई वैल्यू हर पॉजिटिव एज पे उसके पास चली जाएगी, ठीक है। अब इसका अपोजिट देखते हैं, ये हमने देखा है डी फ्लिप फ्लॉप विथ असिंक्रोनस रीसेट। असिंक्रोनस का मतलब है कि ये जो रीसेट की जो पिन है, ये मैं कहता हूँ कि हार्डवेयर के सेंस में कि भाई ये आईसी है और ये उसकी पिन है, ये क्लॉक को फॉलो नहीं कर रही, ये खुद इंडिपेंडेंट है, ये क्लॉक को नहीं देखेगी कि भाई क्लॉक की पॉजिटिव है या नहीं है तब मैं काम करूँ, ठीक है, ये खुद इंडिपेंडेंट है। अब इसका अपोजिट देखते हैं, ठीक है। सिंक्रोनस इनेबल,
ठीक है, इसका अपोजिट इस बुक में नहीं लिखा हुआ, ठीक है, मगर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ सर एक क्वेश्चन था सर, प्रीवियस एग्जांपल में जो पॉजिटिव एज पे रीसेट था वो हर पॉजिटिव एज पे वो अपनी वैल्यू रीसेट कर लेगा या जस्ट एक स्पेसिफिक हाँ, एज की हम बात कर रहे हैं? इसी एग्जाम्पल जो अभी नजर आ रहा है इसी की बात कर रहे हैं ना? नहीं सर, वो जो प्रीवियस था। नहीं, यही था, इसी की बात थी पहले भी, यही हम डिस्कस कर रहे थे, असिंक्रोनस रीसेट। क्योंकि रीसेट तो इसमें रीसेट है ही नहीं, इस एग्जांपल में रीसेट है ही नहीं। तो सर आप हर पॉजिटिव क्लॉक एज पे वो अपनी वैल्यू रीसेट कर लेगा? हाँ, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम इसको फॉलो करें, इसमें इस कंटेंट को फॉलो करें जो ऑलवेज ब्लॉक का कंटेंट है। ऑलवेज ब्लॉक का कंटेंट ये कहता है कि इफ रीसेट, ठीक है, इफ रीसेट का मतलब है कि जब रीसेट 1 हो जाए, ठीक है, जब रीसेट हाई हो जाए तब क्यू की वैल्यू को 0 कर दो, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने कंडीशन डाल दी है कि भाई जब रीसेट की वैल्यू 1 हो जाए तब इसको रीसेट करना है। और रीसेट की वैल्यू 1 कब होगी? जब उसको हम 1 करेंगे। हार्डवेयर के सेंस में हम बात करें तो हार्डवेयर में एक पिन होगी जिसको हम 1 करेंगे तो वो रीसेट होगा। अगर सिमुलेशन के सेंस में बात करें तो हम सिमुलेशन में उस रीसेट को जब भी हम 1 असाइन करेंगे, 1 इनिशलाइज करेंगे रीसेट सिग्नल को, तब ये रीसेट हो जाएगा। और जब इसको 0 असाइन करके रखेंगे तो रीसेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हार्डवेयर उस कंडीशन पे काम करेगा, हर वक्त नहीं काम करेगा कि जब भी पॉजिटिव एज आए तो रीसेट हो जाएगा, फिर तो ये हार्डवेयर चलेगा नहीं, फिर तो ये डी फ्लिप फ्लॉप नहीं हुआ, ये तो कोई और चीज हो गई, ठीक है। राइट सर। हाँ, ये कहता है कि मतलब जब सर ऐसी पॉसिबिलिटी हो भी सकती है सर? हो सकती है। अगर मैं कहूँ कि भाई इफ रीसेट क्यू इज इक्वल टू डी, जब भी रीसेट हो तो डी की वैल्यू क्यू के पास चली जाए, ठीक है। अगर मैं इफ की वैल्यू ना डालूं और मैं कहूँ कि भाई, या इफ की वैल्यू डाल भी दूं, मैं कहूँ कि इफ रीसेट और उसके बाद एंड लगा दूं, एंड ऑपरेटर लगा दूं और उसके बाद इन्वर्टर लगा के रीसेट लिख दूं, तो फिर मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि अगर रीसेट 0 हो या रीसेट 1 हो, दोनों कंडीशंस में रीसेट कर दो इसको, ठीक है। अच्छा, एक और कंडीशन लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ भाई इफ क्लॉक, यहाँ पे लिख दूं इफ क्लॉक, तो जैसे ही क्लॉक का 1 आएगा तो ये रीसेट हो जाएगा। तो बिल्कुल सर। ये जो असल ऑपरेशन है वो डिपेंड करता है इस पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो रीसेट लिखा है ना, इसका मतलब है कि ये सिंक्रोनस है या अनसिंक्रोनस है। तो इसके अगर मैं अंदर लिख देता हूँ तो ये असिंक्रोनस बन जाता है। असिंक्रोनस का सिर्फ ये मतलब है कि कोई भी सिग्नल सिंक्रोनस और असिंक्रोनस कैसे होता है, ये चीज़ समझ लें। आप रीसेट को भूल जाएं, यहाँ पे रीसेट आ जाए, यहाँ पे कोई भी नाम आ जाए, क्लियर आ जाए, यहाँ पे आपके पास लेट से कोई भी बड़ी बला आ जाए, कोई बड़ा नाम लिखते हैं, कमर अब्बास लिखा हुआ हो, कुछ भी लिखा हुआ, पॉजिटिव एज कमर फिर तो सर अब्बास। कंप्यूटर बंद हो जाएगा सर अगर मेरा नाम लिख दिया। हाँ, ये बात है। तो कंप्यूटर बंद भी हो जाएगा और उसको फिर हमें उसको हम डिस्पोज करना पड़ेगा, उसको यूज के काबिल भी नहीं रहेगा वो। ठीक है, कोई भी नाम आ जाए, उसका नाम, अब नाम को छोड़ दें, ठीक है। अब सिर्फ देखें कि असिंक्रोनस क्या होता है और सिंक्रोनस सिग्नल क्या होता है, ठीक है। अब सिंक्रोनस सिग्नल वो होता है जो कला के साथ सिंक्रोनाइज्ड हो, ठीक है, उसको कहते हैं सिंक्रोनस सिग्नल। उस सिग्नल की जगह कोई भी नाम लिख दें, कमर लिख दें, रीसेट लिख दें, क्लियर लिख दें, रियाज लिख दें, सनाउल्लाह लिख दें, कुछ भी लिख दें, कोई भी नाम दे दें। हम जरूरी थोड़ी कि अंग्रेजों के नाम जोहर लिख दें, डीएचए लिख दें, क्लिफ्टन लिख दें, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो सिंक्रोनाइज असिंक्रोनस क्या होता है? असिंक्रोनस वो होता है जो कला को फॉलो नहीं करता, ठीक है। और सिंक्रोनस वो होता है, या सिंक्रोनस कहें या सिंक्रोनाइज्ड कहें, वो होता है जो कला को फॉलो करता है, ठीक है। तो हमने, अगर हम इसमें सेंसिटिविटी लिस्ट में वो सिग्नल लिखा हुआ है, कला के साथ बैठा हुआ है, इसका मतलब है कि वो कला के साथ सिंक्रोनाइज नहीं है, उसकी उतनी वैल्यू है जितनी कला की वैल्यू है, वो कला को नहीं फॉलो करा, कला के साथ बैठा हुआ है ना। जो चीज कला के साथ बैठी हुई है मतलब वो कला को नहीं फॉलो करके उसकी लेवल की चीज है, ठीक है। तो इसका मतलब है वो असिंक्रोनस है, वो कला को नहीं फॉलो कर रहा, वो खुद इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अगर मैं इसी चीज को यहाँ से निकाल दूं, ठीक है, यहाँ से निकाल दूं और फिर मैं यहाँ पे रीसेट सिग्नल यूज करूं, सिर्फ रीसेट सिग्नल, सारी चीजें सेम हो और यहाँ से इसको निकाल दूं, तो ये क्या हो जाएगा? ये सिंक्रोनाइज्ड हो जाएगा,
ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये कला के साथ नहीं बैठा हुआ, मतलब ये कला को फॉलो करेगा। अब जैसे ही कला मतलब सर एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर करते हैं हम इसे अभी। एग्जैक्टली अभी अभी जब कला के साथ बैठा हुआ है ये इंडिपेंडेंट है, ये खुद पावरफुल है, उतना ही पावरफुल है जितना कला पावरफुल है। ठीक है, मैंने क्या कहा था शुरू में कि इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज होती है ना, वो ये सारा मटेरियल, ये सारी इक्वेशंस उसी को फॉलो करती हैं। जब तक ये वैल्यूज कंडीशंस मेट होती हैं तब ये सारी एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये भी कंडीशन जब मेट होगी और ये भी कंडीशन जब मेट होगी उसके बाद ये सारी एग्जीक्यूशंस होंगी। तो इसका भी, ये भी पावरफुल हो गया, ये भी पावरफुल हो गया, दोनों पावरफुल हो गए। जब रीसेट हमने यहाँ से निकाल दिया तो इसका मतलब है रीसेट पावरफुल नहीं है, रीसेट अब कला को फॉलो करेगा। जैसे ही कला आएगी फिर हम ये सारा कंटेंट हम एग्जीक्यूट करेंगे और फिर देखेंगे कि उस वक्त रीसेट की क्या वैल्यू थी, उस वक्त डी की क्या वैल्यू थी, वो सारी हम रीड करेंगे, जो भी इनपुट्स होंगे रीड करेंगे। ठीक है, जब ये सिंक्रोनाइज हो जाएगा। और जब ये असिंक्रोनाइज्ड होगा तो हम कला को नहीं देखेंगे। Without looking at the clock, whether it is a positive edge, whether it is a negative edge, we will simultaneously read the value of reset. ठीक है, we will simultaneously, जब हम clock को रीड कर रहे होंगे simultaneously reset की भी देखेंगे। और जब रीसेट एक्टिव कंडीशन में आ जाएगा, जैसे हमने कहा है कि इसकी एक्टिव कंडीशन क्या है, हाई इज ए एक्टिव कंडीशन। ठीक है, तो जब ये रीसेट एक्टिव कंडीशन में आ जाएगा तो हम सिस्टम को रीसेट कर देंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि उस वक्त क्लॉक पॉजिटिव एज था या नहीं था, हम सिस्टम को रीसेट कर देंगे। मतलब क्लॉक को हम फॉलो ही नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि रीसेट को हमने असिंक्रोनस रखा हुआ है, वो उसको क्लॉक को फॉलो ही नहीं करना। उसको क्लॉक उसको क्लॉक के साथ बिठा दिया है तो वो क्लॉक को क्यों फॉलो करेगा। ठीक है, जब ये इसको यहाँ से निकाल देंगे फिर चाहे रीसेट एक्टिव हो जाएगा, रीसेट 1 भी हो जाएगा, उसके बाद हम क्लॉक देखेंगे क्लॉक पॉजिटिव एज हुई है या नहीं हुई है। जब पॉजिटिव एज होगी फिर जाके रीसेट अपना काम करेगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर क्लियर है। हाँ, क्लियर नहीं है तो हम हम एक एग्जांपल करेंगे और इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। क्लियर लाइक कमर अब्बास। अच्छा, तो there are 8 participants and there are 14 in the class. 8 में 8 तो मैं हूँ, 7 participants. Asnath, Faizan, Akash. Akash, why so silent? You are the most spoken guy in the class. साईं बाबा, आकाश साहब, Sir, I'm here, sir. Sir, I'm just listening silently. Silently, silent listener माना ये तो खतरनाक माण्हू हूंदा न। He is a silent killer, sir. अच्छा, ये विवादों की स्क्रीन कहाँ गुम हो जाती है? Okay, here you go. I have to go to change the screen. New share. Let's go to Vivado. Okay, can you see the Vivado screen now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो हम एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है, जिसमें हम ये देखते हैं कि भाई इस रीसेट वाले को थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। ठीक है, वही सेम फिलहाल उसको ही मैं एडिट कर लेता हूँ। टाइम नहीं है कि हम इसको अलग से प्रोग्राम बनाएं, मैं आपको अलग से शेयर कर दूंगा सारे प्रोग्राम। ठीक है, मैंने रीसेट सिग्नल बनाया, ठीक है,
और यहाँ पे भी रीसेट सिग्नल बना दिया एक, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैं शुरू करता हूँ असिंक्रोनस से। जब मैं असिंक्रोनस रीसेट की बात करता हूँ उसका ये मतलब होता है कि मैं क्लॉक के साथ उसको सिग्नल रख दिया इसका पॉजिटिव एज रीसेट, ठीक है। मैं कहता हूँ, मैंने कंडीशन रखता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर आपका रीसेट पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, आप कोई भी चीज़ कोई भी लॉजिक रखते हैं तो वो लॉजिक या तो वो हाई हाई असर्टेड होता है या लो असर्टेड होता है, ठीक है। या तो उसको आप 0 पे असर्ट कर रहे होते हैं लॉजिक को, या लो 1 पे असर्ट कर रहे थे। हमने यहाँ पे 1 पे असर्ट किया हुआ है, ठीक है। रीसेट का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसका ये मतलब है, अगर मैं ना भी लिखूं इसका मतलब है इफ रीसेट इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाए, जब रीसेट एक्टिवेट हो जाए तो क्या हो जाए, क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। एल्स में क्या हो जाए, क्यू की वैल्यू डी हो जाए, या डी की वैल्यू क्यू को असाइन हो जाए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ी सी चेंजिंग करूँगा यहाँ पे भी, ठीक है। क्लॉक रेज और इनिशियल क्लॉक 0, क्लॉक हम नहीं छेड़ रहे, क्लॉक हमारी सेम है। और हम बात करते हैं डी की। अब डी में क्या करते हैं कि पहले हम इसको एक्टिवेट नहीं करते, ठीक है। पहले 2 सिग्नल्स के लिए यहाँ पे हम इसको एक्टिवेट नहीं करते, हम कहते हैं कि भाई रीसेट अपना 0 ही रखो, ठीक है। और यहाँ पे आके अभी भी 0 रखो, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आके रीसेट अपना एक्टिव कर दो, राइट। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका जो रीसेट होगा